तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अध्याय 6, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। भूमिका। पिछले अध्याय में हमने मुख्य रूप से आदर्श बिंदु कण, एक कण जिसे द्रव्यमान युक्त बिंदु के रूप में व्यक्त किया जा या तथा इसका कोई आकार नहीं हो की गति का अध्ययन किया था। फिर ये मानते हुए कि परिमित आकार के पिंडों की गति को बिंदु कण की गति के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, हमने उस अध्ययन के परिणामों को परिमित आकार के पिंडों पर भी लागू कर दिया था। दैनिक जीवन में जितने पिंड हमारे संपर्क में आते हैं वे सभी परिमित आकार के होते हैं। एक विस्तृत पिंड परिमित आकार के पिंड की गति को पूरे तौर पर समझने के लिए आमतौर पर उसका बिंदुवत आदर्श अपर्याप्त रहता है। इस अध्याय में हम इस प्रतिबंध से परे जाने की चेष्टा करेंगे और विस्तृत विस्तृत पर परिमित पिंडों की गति को समझने का प्रयास करेंगे। एक विस्तृत पिंड प्रथमतया मतलब कणों का एक निकाय है, अतः हम अपना विवेचन एक निकाय की गति से ही शुरू करना चाहेंगे। यहाँ कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक मुख्य अवधारणा होगी। हम कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति का वर्णन करेंगे और फिर परिमित आकार के पिंडों की गति को समझने में इस अवधारणा की उपयोगिता बताएंगे। बड़े पिंडों से जुड़ी बहुत सी समस्याएं उनको दृढ़ पिंड मानकर हल की जा सकती हैं। आदर्श दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड है जिसकी एक सुनिश्चित और अपरिवर्तनीय आकृति होती है। इस प्रकार के ठोस के सभी कण युग्मों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती। दृढ़ पिंड की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई भी वास्तविक पिंड पूरी तरह दृढ़ नहीं होता, क्योंकि सभी व्यवहारिक पिंड बलों के प्रभाव से विकृत हो जाते हैं। परंतु ऐसी बहुत सी स्थितियां होती हैं जिनमें विकृतियां नगण्य होती हैं, मतलब बहुत छोटी होती है, इसे नहीं माना जा सकता है। अतः कई प्रकार की स्थितियों में यथा पहिए, लट्टू, स्टील के सहतीर और यहाँ तक कि अणु, ग्रह जैसे पिंडों की गति का अध्ययन करते समय हम ध्यान ना देंगे कि उनमें विकृति आती है, वे मुड़ते हैं या कंपन करते हैं। हम उन्हें दृढ़ पिंड मानकर उनकी गति का अध्ययन करेंगे। यह कुछ और अलग भी क्या है। अब है एक दृढ़ पिंड में किस प्रकार गतियां हो सकती हैं। आइए दृढ़ पिंडों गति को कुछ उदाहरणों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। प्रथम, एक आयताकार ब्लॉक पर विचार करें जो एक नत तल पर सीधा यानी बिना इधर उधर हटे नीचे की ओर फिसल रहा है। ब्लॉक एक दृढ़ पिंड लिया है, नत तल पर नीचे की ओर इसकी गति ऐसी है कि सभी कण साथ साथ चल रहे हैं, अर्थात किसी क्षण सभी कण समान वेग से चलते हैं। यहाँ ये दृढ़ पिंड शुद्ध स्थानांतरण गति में है। शुद्ध स्थानांतरण गति में किसी क्षण विशेष पर पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से चलता है। आइए अब उसी नत तल पर नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक धातु या लकड़ी की बेलन की गति पर विचार करते हैं। ये दृढ़ पिंड नत तल के शीर्ष से उसकी तली तक स्थानांतरित होता है, अतः इसमें स्थानांतरण गति प्रतीत होती है। लेकिन चित्र 6.2 ये भी दर्शाता है कि इसके सभी कण क्षण विशेष पर एक ही वेग से नहीं चल रहे, अतः पिंड शुद्ध स्थानांतरण गति में नहीं है। अतः इसकी गति स्थानांतरी होने के साथ कुछ और अलग भी है। यहाँ कुछ और अलग भी क्या है, ये समझने के लिए आइए हम एक ऐसा दृढ़ पिंड लें जिसको इस प्रकार विवरुद्ध कर दिया गया कि स्थानांतरण गति न कर सके। किसी दृढ़ पिंड की स्थानांतरण गति को निरुद्ध करने की सर्वसामान्य विधि है कि उसे एक सरल रेखा के अनुदेश स्थिर कर दिया जाए। तब इस दृढ़ पिंड की एकमात्र संभावित गति घूर्णी गति होगी, मतलब घूम सकेगा वे। ये सरल रेखा जिसके अनुदेश इस दृढ़ पिंड को स्थिर बनाया गया, इसकी घूर्णन अक्ष कहलाती है। जो अक्ष होता है जिस पर वो घूमता है, जिस पर इसको स्थिर बनाया था, उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। यदि आप अपनी चारों ओर देखेंगे तो एक आपके छत का पंखा, कुम्हार का चौक, विशाल चक्री झूला, जॉइंट व्हील, मेरी गो राउंड जैसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां किसी अक्ष के परितः घूर्णन हो रहा। मतलब पंखे में देखो, ये लंबा सा ये इसकी अक्ष हो गई और ये उसकी अक्ष है एक्सिल, मतलब इसके सारे पर ये जो घूर्णन गति कर रहा है, स्थानांतरण गति नहीं, घूर्णन गति कर रहा है। एक ही मतलब स्थिर है एक जगह पे। और स्थिर करने वाले जैसे कि ये जो लंबा से ये लगा हुआ है डंडा टाइप का,
ये इसकी जो है अक्ष हो गई। और जो उसकी ये इन्होंने रोटेट करके जो दिखाया है, ये इसकी घूर्णन गति है। बी, कुमार का चाक जो ऐसे घुमाता हुआ। जो इसके नीचे जो अक्ष जो होगा, जो यहाँ से लेके सीधे तक जो तीर तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये इसकी अक्ष है। और जो घूमने की जो इन्होंने दिशा दे रखी है, जिसको इन्होंने रोटेशन से दर्शाया है, ये रोटेट करता हुआ जो तीर है, वो इसकी घूर्णन अक्ष है। यानी घूर्णी गति कर रहा है ये। ठीक है। एक स्थिर अक्ष के परिता घूर्णन, छत का पंखा, दूसरा कुमार का चाक। आइए हम समझने की चेष्टा करें कि घूर्णन क्या है, इसके क्या विलक्षण है। आप देख सकते हैं कि एक दृढ़ पिंड के एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन में पिंड का हर एक कण एक वृत्त में घूमता है। ये वृत्त अक्ष के लंबवत तल में है, यानी 90 डिग्री में है, तथा इनका केंद्र अक्ष पर अवस्थित है। चित्र 6.4 में एक, जैसे कि ये दिखा रहा है, स्थिर अक्ष निर्देश फ्रेम की जेड अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड की घूर्णन गति दर्शाई है। हम अक्ष के R1 दूरी पर स्थित दृढ़ पिंड का कोई स्वेच्छ कण P1 लें। ये कण अक्ष के परितः R1 त्रिज्या के वृत्त पर घूमता है, जिसका केंद्र C1 अक्ष पर स्थित है। दूसरा वृत्त अक्ष के लंबवत तल में अवस्थित है। चित्र में एक दूसरा कण P2 भी दर्शाया गया है, जो स्थिर अक्ष से R2 दूरी पर है। कण P2, R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलता है, जिसका केंद्र अक्ष पर C2 है। ये वृत्त भी अक्ष के लंबवत तल में है। ध्यान दें कि P1 एवं P2 द्वारा बनाए गए वृत्त अलग अलग तलों में हैं, पर ये दोनों तल स्थिर अक्ष के लंबवत हैं। अक्ष पर स्थित किसी बिंदु जैसे P3 के लिए R = 0 ये कण पिंड की घूमते समय भी स्थित रहते हैं। ये अपेक्षित भी है, क्योंकि घूर्णन अक्ष स्थिर है। तथापि घूर्णन के कुछ उदाहरणों में अक्ष स्थिर नहीं भी रहती। इस प्रकार घूर्णन को मुख्य उदाहरणों में एक स्थान पर घूमता लट्टू लट्टू के संबंध में हमने ये मान लिया कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होता, इसलिए हमने स्थानांतरण गति नहीं, इसमें स्थानांतरण गति नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि इस प्रकार घूमते लट्टू की अक्ष भूमि पर इसके संपर्क बिंदु से गुजरते हुए अभिलंब के परितः एक शंकु बनाती है, जैसा कि चित्र 6.5a में दर्शाया गया है। ऊर्ध्वाधर के परितः लट्टू की अक्ष का इस प्रकार घूमना पुरस्सरण कहलाता है। पुरस्सरण मतलब, ध्यान दें कि लट्टू का वो बिंदु जहां ये धरातल जो छूता है स्थिर है, किसी भी क्षण लट्टू की घूर्णन अक्ष इसके संपर्क बिंदु से गुजरती है। इस प्रकार की घूर्णन गति का दूसरा सरल उदाहरण घूमने वाला मेज का पंखा या पीठ का पंखा है। आपने देखा होगा इस प्रकार के पंखे की अक्ष क्षैतिज तल में दोलन गति इधर से उधर घूमने करती है, और ये गति ऊर्ध्वाधर रेखा के परितः होती है, जो इस बिंदु से गुजरती है जिस पर अक्ष की धुरी टिकी होती है। ये दिखा रहे हैं एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसकी जेड अक्ष, ये जो ओ एक्स अक्ष पर इसकी जो है टिकी हुई है, और ये घूर्णन गति कर रहा है, और ये शंकु का निर्माण करता है जब घूर्णन गति करता है। अब जब पंखा घूमता है और इसकी अक्ष इधर से उधर दोलन करती है, तब ये बिंदु स्थिर रहता है। घूर्णन गति अधिक सार्वत्रिक मामलों में, जैसे कि लट्टू या पीठ का पंखे के घूमने में दृढ़ पिंड का एक बिंदु स्थिर रहता है, न कि एक रेखा। इस मामले में अक्ष तो स्थिर नहीं, पर यह हमेशा एक स्थिर बिंदु से गुजरती है। तथापि आपने अध्ययन में अधिकांशतः हम ऐसी सरल एवं विशिष्ट घूर्णन गतियों तक सीमित रहेंगे जिनमें एक रेखा यानी अक्ष स्थिर रहती है। अतः जब तक अन्यथा ना कहा जाए, हमारे लिए घूर्णी गति स्थिर अक्ष के परितः ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कैलकुलेट या डेरिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एरर आ जाएगा। एरर आएगा तो फिर आगे डेरिवेट होगा नहीं। इसकी वजह से इन्होंने ऐसा मान रखा है। अवधारणा है एक तरीके की। एक नत तल पर नीचे की ओर बेलन का लुढ़कना, कहाँ गया, होगी। एक नत तल पर नीचे की ओर बेलन का लुढ़कना दो तरह की गतियों का संयोजन, स्थानांतरण गति और एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति। अतः लुढ़कन गति के संदर्भ में जिस कुछ और अलग का जिक्र पहले हमने किया था, कुछ और अलग का जिक्र हमने पहले किया था, वह घूर्णन गति है। घूर्णन गति ने रोटेशन मोशन,
जिसे कहते हैं। इस दृष्टिकोण से चित्र 6.6 ए एवं बी को आप पर्याप्त शिक्षाप्रद पाएंगे। शिक्षाप्रद अर्थात सिखा देने वाला पाएंगे, इससे ज्यादा सीख सकते हैं इस चित्र से। इन दोनों चित्रों में एक ही पिंड की गति समान स्थानांतरित गमन पथ के अनुदिश दर्शाई गई है। चित्र में दर्शाई गई गति शुद्ध स्थानांतरणीय है, मतलब स्थानांतरण हो रहा है, सीधी बात। जबकि चित्र में दर्शाई गई गति स्थानांतरण एवं घूर्णी दोनों प्रकार की गतियों का संयोजन है। आप स्वयं भाई पुस्तक जैसा कि एक दृढ़ पिंड फेंक कर दर्शाई गई दोनों प्रकार की गतियां उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए हम प्रस्तुत खंड में वर्णित महत्वपूर्ण तथ्यों का सार फिर से आपको बताएं। एक ऐसा दृढ़ पिंड जो ना तो किसी चूल पर टिका हो, ना ही किसी रूप में स्थिर हो, दो प्रकार की गति कर सकता है, या तो शुद्ध स्थानांतरण या स्थानांतरण एवं घूर्णन गति का संयोजन। या तो शुद्ध स्थानांतरण कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा सकता है, लुढ़कना जिसे कहते हैं आप, या तो स्थानांतरण करते करते घूर्णन गति का संयोजन, जैसे कि लट्टू में आप बताया गया। और जैसे कि ग्रह केपलर के जो नियम है आगे आप पढ़ेंगे, अपनी अक्ष पे भी घूमते हैं और रोटेशन मोशन भी होता है, दो मोशन होते हैं, स्थानांतरण भी होता है और घूर्णन। एक तो सर्कुलर मोशन होता है और दूसरा रोटेशन मोशन होता है। एक ऐसे दृढ़ पिंड की गति जो या तो चूल पर टिका हो या किसी न किसी रूप में स्थिर हो, घूर्णी गति होती है। घूर्णन किसी एक ऐसी अक्ष के परितः हो सकता है जो स्थिर हो, जैसे छत के पंखे में, या फिर एक ये अक्ष के प्रति जो स्वयं घूमती हो, जैसे इधर से उधर घूमते मेज के पंखे में। इस अध्याय में हम एक स्थिर अक्ष के परितः होने वाले घूर्णी गति का ही अध्ययन करेंगे। अब है द्रव्यमान केंद्र। पहले हम ये देखेंगे द्रव्यमान केंद्र क्या है, फिर इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। सरलता की दृष्टि से हम दो कणों के निकाय से शुरुआत करेंगे। दोनों कणों की स्थितियों को मिलाने वाली रेखा को हम एक्स अक्ष मानेंगे। दो कण आपने ले लिए M1 और M2, इनको एक्स अक्ष पर ले लिया, एक्स अक्ष पर जा रहे हैं, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हमने एक्स अक्ष मान लिया। ठीक है, माना कि दो कणों के किसी मूल बिंदु O से दूरियां क्रमशः x1 एवं x2 हैं। इन दोनों कणों के द्रव्यमान क्रमशः M1 एवं M2 हैं। इन दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र C एक ऐसा बिंदु जिसकी O से दूरी x का मान हो। कैपिटल X इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। समीकरण 6.1 में x को हम x1 एवं x2 का द्रव्यमान भारित माध्यमान मान सकते हैं, मीडियन मान सकते हैं। यदि दोनों कणों का द्रव्यमान बराबर हो तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, तब कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल mx1 प्लस स्मॉल x2 डिवाइड बाई 2m इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। m कॉमन था, m कॉमन लिया। m कैसे, देखो m इधर से भी कॉमन हुआ, इधर से भी कॉमन हुआ, तो क्या बाहर आ गया, नीचे भी m, तो m से m कट गया, इसलिए आखिरी आंसर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 आ गया। इस प्रकार समान द्रव्यमान के दो कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक उनके बीचों बीच है। अगर हमारे पास n कण हो जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 डॉट 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 mn हो, तो सबको x अक्ष के अनुदिश रखा गया हो, तो परिभाषा के अनुसार इन सब कणों का द्रव्यमान केंद्र होगा कैपिटल X इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn xn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। अब इसको हम कर देंगे इक्वल टू सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा अर्थात मतलब वो जितनी भी क्वांटिटी है सबका एडिशन। I इक्वल टू 1 n m1 x डिवाइडेड बाई सिग्मा I इक्वल टू 1 n। I इक्वल टू मतलब कि लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट लगा रखी, एम आई डिवाइड बाई सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा m1 एम आई, जहाँ x1 x2 कोमा डॉट डॉट xn कणों की क्रमशः मूल बिंदु से दूरियां हैं। कैपिटल X भी उसी मूल बिंदु से मापा गया है। संकेत यूनानी भाषा का अक्षर सिग्मा संकलन को व्यक्त करता है। इस मामले में n कणों के लिए किया गया है। संकलन फल सिग्मा एम आई इक्वल टू कैपिटल M निकाय का कुल द्रव्यमान जो है, निकाय के अंदर बहुत सारे कण हैं,
कणों से मिलकर निकाय बना, तो निकाय का कुल द्रव्यमान कितना हुआ, कैपिटल एम, जो एम आई मतलब एम वन प्लस एम टू, जैसे कि इसमें बताया गया M1 X1 ऐसे करके। ठीक है, माना हमारे पास 3 कण है जो एक सरल रेखा में तो नहीं पर एक समतल में रखे गए हैं। तब हम उस तल में जिसमें 3 कण रेखाएं रखे गए हैं x एवं y अक्ष पर निर्धारित कर सकते हैं, और 3 कणों की स्थितियों को क्रमशः निर्देशांकों x1 y1 x2 y2 और x3 y3 द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि इन 3 कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 एवं m3, इन 3 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र c निर्देशांकों x, y द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जिनके मान कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अब है कैपिटल Y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। समान द्रव्यमान वाले कणों के लिए m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। समान द्रव्यमान, क्योंकि समान में सबका समान होगा इसलिए m बराबर हो जाएगा m1 m2 m3 के। तो हम क्या करेंगे, सबको कॉमन ले लेंगे इधर, x इज इक्वल टू, सब बराबर हो गया तो m1 की जगह m2 की जगह m3 की जगह m लिख सकते हैं, तो m लिख दिया, बाहर कर लिया, उसको कॉमन ले लिया, तो m x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाई 3m हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। y इज इक्वल टू m y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3m, तो इसको y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 कर लेंगे। अर्थात समान द्रव्यमान वाले कणों के लिए 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र उनकी स्थिति बिंदुओं से मिलाने वाले से बने त्रिभुज के केंद्रक पर होगा, केंद्रक मेन जो सेंटर उस पर होगा। समीकरण के परिणामों को सरलतापूर्वक ऐसे n कणों के एक निकाय के लिए सार्वविक किया जा सकता है जो एक समतल में ना होकर अंतरिक्ष में फैले हों, इधर उधर फैले हों। इस तरह के निकाय का द्रव्यमान केंद्र x y z है, जहां x इज इक्वल टू सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइड बाई कैपिटल M, y इज इक्वल टू सिग्मा एम आई वाई आई डिवाइड बाई कैपिटल M, और z इज इक्वल टू सिग्मा एम आई जेड आई डिवाइड बाई कैपिटल M, जहां कैपिटल M होगा सिग्मा स्मॉल एम आई, निकाय का कुल द्रव्यमान। जो I है वो उसमें जितने भी कण हैं उनका द्रव्यमान है, उनके कणों का जो द्रव्यमान है उनका योग है, तो क्या हो जाएगा, निकाय का कुल द्रव्यमान जो कैपिटल M है। सूचक I का मान 1 से n तक बदलता है, देखा, m I वे कण का द्रव्यमान है, IV कण का द्रव्यमान है। IV कण की स्थिति x1 v1 और z1 से व्यक्त की गई है, इसमें बता दिया इन्होंने। यदि हम स्थिति सदिश की अवधारणा का उपयोग करें तो समीकरण 6.4a b c को संयोजित करके एकल समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। यदि r वेक्टर ri IV कण का स्थिति वेक्टर है और r द्रव्यमान वेक्टर r द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश है, तो वेक्टर ri इज इक्वल टू एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। तो वेक्टर r इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप। तब r इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई डिवाइड बाई कैपिटल M। समीकरण को दाहिने ओर लिखा गया योग सदिश योग है। सदिशों का इस्तेमाल से समीकरणों की संक्षिप्तता पर बहुत ध्यान दीजिए। समीकरणों की संक्षिप्तता मतलब कि समीकरण कैसे, जो 2 समीकरण से लेकर जैसे कि इतना सारा लंबा टर्म था वो कैसे इसमें आ गया, m1 और r1 कैसे हो गया, इस पर ध्यान देने को कह रहा है। यदि संदर्भ फ्रेम निर्देशांक निकाय के मूल बिंदु को दिए गए कण निकाय के द्रव्यमान केंद्र में लिया जाए तो सिग्मा एम आई आर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक दृढ़ पिंड जैसे कि मीटर क्षण या फ्लाई व्हील बहुत पास पास रखे गए कणों का निकाय है। अतः समीकरण 6.4a b c d दृढ़ पिंड के लिए भी लागू होता है। इस प्रकार के पिंडों में कणों, परमाणु या अणुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि इन समीकरणों में सभी पृथक कणों को लेकर संयुक्त प्रभाव ज्ञात करना असंभव कार्य है, क्योंकि कितने सारे अणु गणना संभव नहीं है। पर क्योंकि कणों के बीच की दूरी बहुत कम है, हम पिंड को द्रव्यमान का सतत वितरण मान सकते हैं।
यदि पिंड को n छोटे द्रव्यमान खंडों में विभाजित करें जिनके द्रव्यमान डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा mn है, तो आयवा खंड डेल्टा mi बिंदु x1, y1, z1 पर अवस्थित है। ऐसा सोचें तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक को लगभग मान इस प्रकार व्यक्त करेंगे। कैपिटल X इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई डिवाइड बाई डेल्टा एम आई इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एम आई वाई आई डिवाइड बाई सिग्मा डेल्टा एम आई कोमा जेड इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एम आई जेड आई डिवाइड बाई सिग्मा डेल्टा एम आई। यदि हम n को बृहत्तर करें अर्थात डेल्टा एम आई को और छोटा करें, ये समीकरण काफी यथार्थ मान बताने लगेंगे। उस स्थिति में आई कणों का योग हम समाकल के रूप में व्यक्त करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस वैल्यू को। तो सिग्मा डेल्टा एम आई एरो हो जाएगा डेल्टा इंटीग्रेट ऑफ डीएम तो हो जाएगा कैपिटल एम, ठीक है। और सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, सिग्मा एम आई वाई आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम, सिग्मा एम आई डेल्टा एम आई जेड आई इज इक्वल टू जेड डी एम इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम। यहाँ एम पिंड का कुल द्रव्यमान है और द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेट एक्स डी एम, वाई इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम और जेड इज इक्वल टू 1+m इंटीग्रेशन जेड डी एम। इन तीन अदिश व्यंजकों को तुल्य सदिश व्यंजक इस प्रकार लिख सकते हैं r इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल r डी एम। स्मॉल r आपने पूछा क्यों लिखे, क्यों x प्लस वाई प्लस जेड जो उसके स्थिति एकांक जो वेक्टर हैं एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप प्लस जेड आई कैप इज इक्वल टू r, तो उनके तीनों की जगह पर हमने r ले लिया इधर x प्लस वाई प्लस जेड और 1 प्लस जो इन्होंने ले रखा है इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो r के बराबर है, इसलिए r आ गया 1/m अंडर रूट डी एम का इधर ही रहा और इंटीग्रेशन आ गया। ये इसकी संक्षिप्तता मतलब कि शॉर्ट होते जा रहे हैं, मतलब कि टर्म जो है इतने फैले थे उनमें उनको समेट के लिख दिया एक रूप में। यदि हम द्रव्यमान केंद्र को अपने निर्देशांक निकाय का मूल बिंदु चुने तो वेक्टर r x, y, z इज इक्वल टू 0, मूल बिंदु चुनोगे तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, वहां से क्योंकि 0 है तभी मूल बिंदु होगा, अर्थात इंटीग्रेशन r dm इज इक्वल टू 0 बिल्कुल। तो फिर क्या हो जाएगा x और y और z तीनों बराबर होंगे, बराबर क्या 0 होंगे, बराबर है, बराबर तो दिख ही रहे हैं, बराबर भी हैं और ये 0 के हैं आखिरी तक लेके जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन एक्स डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड डी एम इज इक्वल टू 0। प्रायः हम नियमित आकार के समांग पिंडों जैसे वलयों, गोल चिकतियों, गोलों, क्षणों इत्यादि द्रव्यमान केंद्रों की गणना करनी पड़ती है। समांग पिंड से हमारा तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से जिसमें द्रव्यमान का समान रूप से वितरण हो। सम्मति का विचार करके, सिमेट्रिक का विचार करके सरलता से दर्शा सकते हैं इन पिंडों को द्रव्यमान केंद्र उनकी ज्यामितीय केंद्र ही होते हैं, उनका जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है वो उनका द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास होता है। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, तो देखते हैं आगे क्या बता रहा है। आइए एक पतली छड़ पर विचार जिसकी चौड़ाई और मोटाई यदि एक अनुप्रस्थ काट की आयताकार अथवा त्रिज्या यदि छड़ बेलनाकार है, इसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटी है। ये छड़ की लंबाई एक्स एक्स के अनुदिश रखें और मूल बिंदु उसकी ज्यामिति के अंदर पर लें, तो परावर्तन सममिति की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक x पर स्थित प्रत्येक डीएम घटक के समान डीएम का घटक x माइनस एक्स पर भी स्थित होगा, मतलब समान पे होगा, ये कहना चाह रहे हैं। समाकल के हर जोड़ों का योगदान शून्य है, इस कारण स्वयं डेल्टा एक्स डीएम का मान शून्य हो जाता है। समीकरण 6.6 बताती है कि जिस बिंदु के लिए समाकल शून्य वो पिंड का द्रव्यमान केंद्र है, अर्थात समांग क्षण का ज्यामितीय केंद्र इसका द्रव्यमान केंद्र है। इससे परावर्तन सममिति का प्रयोग से समझ सकते हैं। सममिति का यही तर्क समांग वेलों, चकतियों, गोलों और यहाँ तक कि वृत्ताकार एवं आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली मोटी क्षणों के लिए भी लागू होता है। ऐसी सभी पिंडों के लिए आप पाएंगे कि बिंदु एक्स वाई जेड पर स्थित हर द्रव्यमान घटक के लिए बिंदु माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पर भी उनका द्रव्यमान घटक लिया जा सकता है
दूसरे शब्दों में कहें तो इन सभी पिंडों के लिए मूल बिंदु परावर्तन सममिति का बिंदु है। परिणामतः समीकरण 6.5a में दिए गए सभी समाकल शून्य हो जाते हैं, सभी इंटीग्रेट शून्य हो जाएगा, जीरो, मतलब टोटल इसका वो जीरो है। इसका अर्थ ये हुआ कि उपरोक्त सभी पिंडों का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र पर ही पड़ता है। सेंटर ऑफ मास जीरो, तो जो उसका जो जितना भी वो है सेंटर ऑफ मास है वो उसका ज्योमेट्रिक पॉइंट पर ही है, ये कहना चाह रहे हैं। और क्या है आगे देखते हैं। अब इन्होंने उदाहरण दे रखा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखते हैं क्या पढ़ना है आगे। अब है द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जानने के बाद हम स्थिति में है कि n कणों के एक निकाय के लिए भौतिक महत्व की विवेचना कर सके। समीकरण 6.4d को हम फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं। कैपिटल M वेक्टर r इज इक्वल टू सिग्मा mi r1 इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर rn। समीकरण के दोनों पक्षों का समय सापेक्ष अवकलित करने पर m d वेक्टर r डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू m1 d वेक्टर r1 डिवाइड बाई डी टी प्लस m2 d वेक्टर r2 डिवाइड बाई डी टी प्लस डॉट 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 प्लस mn d वेक्टर rn डिवाइड बाई डी टी। यहाँ m वेक्टर v इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर vn। यहाँ v1 वो वेक्टर v1 इज इक्वल टू d वेक्टर r1 डिवाइड बाई dt, प्रथम कण का वेग v2 इज इक्वल टू dr2 डिवाइड बाई dt, दूसरे कण का वेग है इत्यादि। और v इज इक्वल टू d वेक्टर r डिवाइड बाई d कैपिटल वेक्टर r डिवाइड बाई dt कणों के निकाय द्रव्यमान केंद्र का वेग है। ध्यान दें कि हमने ये मान लिया कि m1, m2 आदि के मान समय के साथ बदलते नहीं हैं, टाइम के साथ ये चेंजेबल नहीं है, इसलिए समय के सापेक्ष समीकरणों को अवकलित करते समय हम उनके साथ अचरांकों जैसा व्यवहार किया। समीकरणों को समय सापेक्ष अवकलित करने पर 6.8 के को समय के सापेक्ष मतलब कि रिस्पेक्ट टू द टाइम के साथ समाकलित मतलब डिफरेंशिएट करने पर तो हो जाएगा m dv अपॉन dt इज इक्वल टू m dv स्मॉल v1 m1 d वेक्टर v1 डिवाइड बाई dt प्लस m2 d वेक्टर d v वेक्टर v2 डिवाइड बाई dt प्लस डॉट 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 प्लस mn d वेक्टर vn डिवाइड बाई dt। या m वेक्टर a इज इक्वल टू m1 वेक्टर a1 प्लस m2 a2 वेक्टर a2 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर an। यहाँ a त्वरण है, ठीक है, a एक्सेलरेशन है, तो v dv अपॉन dt इसको प्रदर्शित करते हैं जैसे कि इसमें दिखाया है उन्होंने। जहाँ a1 इज इक्वल टू dv1 डिवाइड बाई dt प्रथम कण का त्वरण है, a2 इज इक्वल टू dv2 डिवाइड बाई dt दूसरे कण का त्वरण इत्यादि। कैपिटल A इज इक्वल टू dv अपॉन dt कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकोल है। अब न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार पहले कण पर लगने वाला बल F1 इज इक्वल टू m1 a1, दूसरे कण पर लगने वाला बल F2 इज इक्वल टू m2 a2। तब समीकरण 6.9 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn। अतः कणों के निकाय कुल द्रव्यमान को द्रव्यमान केंद्र के त्वरण से गुणा करने पर हम उस कण के निकाय पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग प्राप्त कर सकते हैं, यानी वेक्टर एडिशन हमको प्राप्त हो सकता है। ध्यान दें कि जब हम पहले कण पर लगने वाले बल F1 की बात करें तो ये कोई एकल बल नहीं है, यानी कि यूनिटरी फोर्स नहीं है, बल्कि इस कण पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग है। मतलब जितने भी बल वाय बल अंतरिक बल सब लग रहे हैं सबको हमने जोड़ के बताया है। यही बात हम अन्य कणों के विषय में भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक कण पर लगने वाले बल उन बलों में कुछ बाह्य बल होंगे जो निकाय के बाहर के पिंडों पर आरोपित होंगे और कुछ आंतरिक बल होंगे, इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जितनी है सबको हमने इकट्ठा उसमें लिख रखा है। जो F1 की भी बात करते हैं वेक्टर F1, तो इसमें दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसमें कंक्लूड है।
कंक्लूड क्या, इंक्लूड है सॉरी। निकाय की बाहर की पिंडों द्वारा आरोपित होंगे कुछ आंतरिक बल होंगे जो निकाय के अंदर के कण एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम से हम जानते हैं कि आंतरिक बल सदैव बराबर परिमाण के और विपरीत दिशा में काम करने वाले जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, जिससे नेट जीरो होता है, और इससे समीकरण वाले जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, और इसलिए समीकरण 6.10 में बलों को जोड़ने में इनका योग शून्य हो जाता है। ठीक है, समीकरण में केवल y बलों का योगदान रह जाता है। समीकरण 6.2 को हम फिर इस प्रकार लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, क्योंकि y बल का योग इंटरनल बल वाला, जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल ये उसकी विपरीत दिशा में लगा रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड तो सेम है, दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो जो नेट आता है वो जीरो हो जाता है इंटरनल का, और एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाइड होती है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही एक्सटर्नल पर भी है, एक्सटर्नल के अंदर पार्ट करेंगे उसमें भी है, और इंटरनल एक्सटर्नल में भी ऐसा ही है, जितना अंदर इंटरनल है उतना एक्सटर्नल है। इंटरनल अगर इधर की ओर लग रहा है एक्स एक्स की ओर, तो माइनस एक्स की ओर, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो नेट जीरो। तभी तो ये जो कोई जो वस्तु होती है वो स्थिर रहती है, अन्यथा वो चलायमान हो जाए अपने आप ही, परंतु ऐसा नहीं होता। जहां एफ एक्सटर्नल निकाय के कणों पर प्रभावी सभी वायु बलों का सदिश योग है। एफ एक्सटर्नल निकाय के कणों पर प्रभावी सभी बल, यानी जितने भी उस पर लग रहे प्रभावी, जो प्रभाव दिखाते हैं सभी वायु बल, मतलब ऑल एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर एडिशन है। समीकरण 6.11 बताती है कि कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी वायु बल उसी पर आरोपित हों। जो कण का जो कणों किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास इस प्रकार मोशन करता है कि उसका जो मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो, उसका जो जितना द्रव्यमान है पूरे निकाय का उसके अंदर संकेंद्रित, मतलब उसी के अंदर हो पूरा, और सभी वाय बल उसी पर आरोपित हों, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर अप्लाइड हों। ध्यान दें कि द्रव्यमान केंद्र की गति के विषय में जानने के लिए कणों के निकाय के आंतरिक बलों के विषय में कोई जानकारी नहीं चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हम केवल वाय बलों को ही जानने की आवश्यकता है। ठीक है, इंटरनल फोर्स को जानने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स इज, हाँ ठीक है, इससे जान सकते हैं हम। समीकरण 6.11 को व्युत्पन्न करने के लिए हम कणों के निकाय की प्रकृति सुनिश्चित नहीं करनी पड़ेगी। निकाय कणों का ऐसा संग्रह भी हो सकता है जिसमें तरह तरह के आंतरिक गतियां हों, शुद्ध स्थानांतरण गति करता अथवा स्थानांतरण एवं गति घूर्णी गति, मतलब कि स्थानांतरण गति होगी और घूर्णी रोटेशन मोशन का संयोजन युक्त एक दृढ़ पिंड भी हो सकता है। बिल्कुल, निकाय कैसा भी हो, इसके अवयवी कणों में किसी भी प्रकार की गतियां हो, इसका द्रव्यमान केंद्र समीकरण 6.11 के अनुसार ही गति करेगा। परिमित आकार के पिंडों के एकल कणों की तरह व्यवहार में लाने के बजाय अब उन कणों के निकाय के तरह व्यवहार में ला सकते हैं। अब उनकी गति का शुद्ध स्थानांतरी अवयव यानी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की गति ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए बस पूरे निकाय का कुल द्रव्यमान और निकाय पर लगे सभी वायु बल को निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर प्रभावी मानना होगा। यही कार्यविधि हमने पिंडों पर लगे बल को विश्लेषण और उनसे जुड़ी समस्या के हल के लिए अपनाई थी। हालांकि इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था। अब हम ये समझ सकते हैं कि पूर्व के अध्ययनों में हमने बिना कहे कि ये मान लिया था कि निकाय में घूर्णी गति एवं कणों में आंतरिक गति या तो थी ही नहीं, और यदि थी तो बहुत नगण्य। आगे से हमें मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ना केवल हम अपने पहले अपने ये पद्धति का औचित्य समझ में आ गया, वरन हमने वह विधि भी ज्ञात कर ली जिसके द्वारा पहला ऐसे दृढ़ पिंड जिसमें घूर्णी गति भी हो, एक ऐसे निकाय, दूसरा एक ऐसे निकाय जिसके कणों में तरह तरह की आंतरिक गतियां हों। इस स्थानांतरण गति को अलग करके समझाया जा सकता है। चित्र 6.12 समीकरण में 6.11 को स्पष्ट करने वाला एक अच्छा उदाहरण है। अपने निर्धारित प्रवलयाकार पथ पर चलता हुआ एक प्रक्षेपण में फटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। विस्फोट कारक बल आंतरिक बल है, इसलिए उनका द्रव्यमान केंद्र की गति पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रक्षेप और उसके खंडों पर लगने वाला कुल बाह्य बल विस्फोट के बाद भी वही है जो विस्फोट से पहले था, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण
बल अतः वायु बल के अंतर्गत प्रक्षेप की द्रव्यमान केंद्र का परवलयाकार पथ विस्फोट के बाद भी वही बना रहता है जो विस्फोट न होने की स्थिति में होता है। तो मिलते हैं आपको, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।